हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, नए टॉपिक के साथ चर्चा शुरू करेंगे। बेटा नोट्स में ना एक जगह पे टॉपिक दिया गया, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। निकालना जरा टॉपिक फटाफट से। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, बस यही है। पेज नंबर 139, पेज नंबर 139 पर होगा। बाबू आज पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा ही, थोड़ी मेरी तबीयत भी सेट नहीं है। 15-20 मिनट, 15-20 मिनट का ही दोनों बैच चलाएंगे आज बस। बाबू हाँ ये खुश है। बेटा टॉपिक का नाम है हु कैन फाइल अ कंप्लेन। पहले मतलब समझो टॉपिक का। बेटा कि कंज्यूमर कोर्ट में कौन कंप्लेन कर सकता है। ठीक है जी। बाबू ये 5 अलग अलग पर्सोनल की बात की गई है, यही कंप्लेन कर सकते हैं और कोई नहीं। क्या कोई मैन्युफैक्चरर कंप्लेन कर सकता है? मतलब एक जनरल सेंस के हिसाब से बताओ। बेटा ये लॉ कंज्यूमर के फेवर में बनाया गया, कोई मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर नहीं कर सकता कंज्यूमर कोर्ट में केस। कर कौन सकता है? एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर कर सकता है। ठीक है जी। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, और बेटा पहले दिन ही बता दिया था कि कंज्यूमर एसोसिएशन को अनलिमिटेड पावर दी गई है। कंज्यूमर एसोसिएशन केस कर सकती है ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, है ना। तो बेटा कोई भी कंज्यूमर केस कर सकता है, कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन केस कर सकती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी केस कर सकती है। बेटा अगर नेशनल लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए और बहुत बड़े लेवल पे धोखा हो रहा हो कंज्यूमर के साथ, तो कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट भी केस करती है। मैंने नोकिया के केस में भी ये बात बोली थी कि बेटा किसी एक कंज्यूमर ने केस नहीं करा था, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आकर केस करना पड़ा था। ठीक है ना, नोकिया बैटरी BL5C। ठीक है जी। तो बाबू 3 लोगों की मैंने बात करी, कोई भी कंज्यूमर, कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। बाबू उसके बाद लिखा हुआ है वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट। बेटा कहता है कौन केस कर सकता है? वन और मोर कंज्यूमर, या तो एक कंज्यूमर कर ले या कुछ कंज्यूमर कर लें, ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, ऑन बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, जिनका इंटरेस्ट सेम हो। समझाने के लिए बात करता हूँ बेटा। बाबू आपके स्कूल ने क्या किया, आज एक नया टीचर अपॉइंट किया जो इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा। ठीक है जी। बेटा 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, आपकी क्लास को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा एक बच्चे ने एप्लीकेशन लिखी है, प्रिंसिपल के नाम के टीचर बदल दिया जाए। अब ये नहीं होगा बेटा, क्लास में 60 बच्चे हैं तो 60 अलग अलग एप्लीकेशन जाएंगे प्रिंसिपल के पास। एप्लीकेशन एक लिख दो, 59 स्टूडेंट साइन कर दो और पहुंचा दो प्रिंसिपल के पास। यही करते हो ना? ठीक है ना, सेम बात चल रही है। अब वो मान लो मोटो ने ना एक पर्टिकुलर मॉडल निकाला, कुछ भी समझ लो, मॉडल M। ठीक है, ऐसा कोई मॉडल नहीं, बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मॉडल M। ठीक है जी, और फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच रहा है। और वो फ्लिपकार्ट पे ना ओवरऑल बाइंग हुई 20,000 क्वांटिटी। और हुआ क्या बेटा, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था। ठीक है ना, फ्लिपकार्ट के थ्रू या मोटो को कस्टमर केयर पे आपने कंप्लेन करने की कोशिश की, मोटो एंटरटेन नहीं कर रहा, यू वांट टू फाइल अ सूट, आपने केस कर दिया। बेटा आपके साथ साथ जितने भी लोगों ने मॉडल वाई किया था सब केस करना चाहते हैं। क्या कोई अलग केस होगा सबका? 20,000 केस होंगे? नहीं बेटा, एक ही केस में सब जुड़ जाओगे, बस आप अपनी एप्लीकेशन को साइन करके दे दो। तो वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपने OMG मूवी देखी हो, ओ माय गॉड। ठीक है ना, उसमें भी तो यही हुआ था। एक ही केस था ना वो इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ, बहुत सारे लोग जुड़ गए थे ना, सबने एप्लीकेशन साइन कर दी थी बेटा। तो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि वन कंज्यूमर और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट। कोई एक कंज्यूमर भी केस कर सकता है या दो चार भी कर सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट सबका सेम। ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज अ लीगल आयर और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड कंज्यूमर। बेटा डिसीज्ड का मतलब होता है जिसकी डेथ हो गई। बाबू मान लो किसी कंपनी ने डुप्लीकेट प्रोडक्ट सप्लाई करा और वो इतना हार्मफुल था कि कंज्यूमर को कंज्यूम करने से डेथ हो गई। अब आप कहो अगर ये शुरू के 4 लोग ही केस कर सकते हैं, पांचवे का नाम ना लिखा हो, तो बेटा कंज्यूमर के साथ इतनी बड़ी अनहोनी होगी वो केस नहीं कर सकता। क्योंकि बेटा क्या कहा गया, कोई भी कंज्यूमर कर सकता है, वो तो रहा नहीं, वो तो कर ही नहीं पाएगा।
एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन वो भी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा कंज्यूमर साइन करने के लिए अवेलेबल नहीं है, वो तो मर ही गया। बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आगे नहीं आएगी क्योंकि एक आदमी के लिए आएंगी नहीं। भाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तब आती है तो बहुत बड़े लेवल पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए लोगों का, ठीक है ना जी। बाबू तो फिर तो केस ही नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटा लॉ ने पावर दी अ लीगल हायर और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड कंज्यूमर। बेटा अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाए तो बेटा उसका लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव भी केस कर सकता है। तो 5 लोग केस कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी कंज्यूमर, कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, और बेटा लीगल हायर और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड कंज्यूमर। 5 बातें अच्छे से क्लियर हो गई, सब समझ में आ गया? बढ़ सकते हैं आगे? चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। अब वो कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई होगी शायद इससे पिछले पेज पर, एक ना 138 के आसपास है। वो पेज नंबर 138 पर है कंज्यूमर की डेफिनेशन। और मैं आपको ये बता देता हूँ नए लॉ में यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में थोड़े से चेंज हुए हैं इस डेफिनेशन में। अभी मैं पढ़ा आपको 1986 के हिसाब से रहा हूँ, ठीक है जी। जब मैं बुक पढ़ाऊंगा तो बेटा 2019 के हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। बात ये बेटा सीधा वो पढ़ाऊंगा ना समझ में आने में पक्का दिक्कत होगी, ये पढ़ के जाओगे ना समझ में आना बहुत आसान होगा, ठीक है जी। ठीक है, पढ़े बेटा कंज्यूमर कौन है। देखो बेटा एज अ जनरल सेंस, पहले आप सामने देखो, सब सामने देखो। एज अ जनरल सेंस कंज्यूमर कौन है? वन हू कंज्यूम गुड्स और सर्विस एज अ कंज्यूमर। इससे सिंपल तो कोई बात ही नहीं है। कंज्यूमर होता क्या है? जिसने कोई भी गुड्स कोई भी सर्विस को कंज्यूम किया वो कंज्यूमर है। पर बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने कंज्यूमर को अपने हिसाब से डिफाइन किया, और पेपर में जब डेफिनेशन आती है इसकी 1 नंबर में नहीं आती, 3 नंबर में आती है, लंबी चौड़ी डेफिनेशन। बेटा इस डेफिनेशन के ना 2 हिस्से हैं, 2 बुलेट्स हैं। पहला हिस्सा मैं बता देता हूँ गुड्स के एंगल से लिखा गया पूरा, और दूसरा हिस्सा पूरा सर्विसेज के एंगल से लिखा गया, ठीक है बेटा। पहला हिस्सा गुड्स के एंगल से, दूसरा हिस्सा सर्विस के एंगल से। लेकिन जब गुड्स का हिस्सा पूरा पढ़ लोगे ना तो सर्विस के हिस्से में बस बेटा 2 वर्ड चेंज है, कट कॉपी पेस्ट, पूरी सेम की सेम बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है जी। अब आराम से सुनना जरा, नोट्स में देखते रहना जब जब मैं कुछ बात बोलता रहा हूँ, ताकि बेटा कंफर्म होता रहे, वरना इतनी बड़ी डेफिनेशन मैं बोर्ड पे लिखूंगा समय ही खराब होगा और कुछ। बेटा लिखा हुआ है कंज्यूमर की डेफिनेशन में गुड्स वाले पोर्शन में, एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसिडरेशन। इधर देखना चाहिए, मैं एनालिसिस बहुत तगड़ा करूंगा बेटा, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रट तो बहुत लोग लेंगे, समझा हुआ उसकी वैल्यू है। बाबू कहता है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन कंज्यूमर हो सकता है, हो बाय गुड्स फॉर कंसीडरेशन। बेटा जिसने गुड्स बाय करा है फॉर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मतलब बदले में कुछ पे भी किया है, ठीक है ना। ऐसे ही गुड्स बाय नहीं करके आ गया, कंसीडरेशन भी दी है, वो कंज्यूमर है। देखो बेटा इस वर्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा है, अभी शायद आपको समझ नहीं आ रही। अगर आप कंज्यूमर बन पाओगे यानी कि इस डेफिनेशन में फॉल होगे, तभी तो जाकर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हो, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में 5 ही लोग केस कर सकते हैं। पहली वर्ड लिखा था एनी कंज्यूमर। अगर मैं कहूं आप कंज्यूमर की डेफिनेशन के हिसाब से कंज्यूमर नहीं बने तो क्या कभी केस कर पाओगे? कंज्यूमर कोर्ट में केस ही नहीं होगा। तो बेटा कंज्यूमर बनना जरूरी है ना। अब मैंने इतनी सी लाइन बोली, आपको लगा होगा इसकी कोई अहमियत नहीं है, तो मैं अहमियत तो बता देता हूँ। क्या लिखा हुआ था? एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसीडरेशन। अब सुनना बाबू, एक इंसान को ना थोड़ी सी ना पैर में प्रॉब्लम लगी, वो एक सर्जरी के लिए पहुंचा अपने नॉन डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर उसका रिलेटिव। बेटा डॉक्टर ने पूरी सर्जरी परफॉर्म कर दी, और बेटा उसके बदले में उससे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। 5 दिन के बाद पता लगा बेटा पैर में जितनी प्रॉब्लम थी उससे 10 गुना हो गई। डॉक्टर ने ना बेटा इन्फेक्टेड एक इंजेक्शन का यूज किया, जिससे उसकी बॉडी में और ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, उसकी बाद में टांग काटनी पड़ गई। अब वो कंज्यूमर कोर्ट में डॉक्टर की डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के खिलाफ केस करना चाहता है। केस हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर ही नहीं है। क्यों नहीं है कंज्यूमर? क्योंकि कंसिडरेशन पे ही नहीं हुई। आपको लगता होगा इतने इतने वर्ड की कोई अहमियत नहीं है, पूरी पूरी केस स्टडी डिराइव हो जाती है इतने से वर्ड से। तो वो कहता है एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसिडरेशन, कोई भी कंज्यूमर तभी बन पाएगा जब कंसिडरेशन हो।
कहता है विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बेटा वो कंसीडरेशन कैसी होनी चाहिए? कहता है विच हैज बीन पेड, या तो पे हो चुकी हो सारी, 100 का सामान खरीदा, 100 के 100 आज दिया है, कंज्यूमर हो। कहता है और प्रोमिस्ड, सर 100 का सामान खरीदा, दे के आज तक नहीं आए, अभी भी उधार पर चल रहा है, प्रॉमिस हुआ हुआ है कि दे दूंगा, तो क्या आप कंज्यूमर नहीं हो? सर नॉर्मल सेंस भी कहती है कंज्यूमर हो। मैं कहता हूँ मैंने कन्फेक्शनरी शॉप से 20 रुपए का सामान खरीदा, कोई चिप्स का पैकेट, और प्रॉमिस कर दिया दे दूंगा, भाई लिख ले मेरे खाते में, तो भाई मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। एक्चुअली में देखो मैं तो कंज्यूम कर ही रहा हूँ इस चिप्स को, कंज्यूमर तो हूँ ही, जनरल सेंस भी कहती है कंज्यूमर हो, तो बाबू लॉ भी कह रहा है कंज्यूमर हो। तो बाबू कंसीडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड, चाहे कंसीडरेशन पे कर चुके चाहे प्रॉमिस कर चुके, और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड, बेटा वर्ड इज नॉट हाफ एयर, वर्ड इज पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड। 100 का सामान खरीदा, 90 नगद दे दिए, 10 उधार कर दिया, कोई नहीं, मैं पार्टली पेड पार्टली प्रोमिस में आता हूँ। 75 दे दिए, 25 उधार कर लिया, मैं आता हूँ। 50 दे दिए, 50 उधार कर लिया, आता हूँ। 20 दे दिए, 80 उधार कर लिए, 10 दे दिए, 90 उधार कर लिए, सारी बातें पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड है। और कहता है और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बेटा ये स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड पेमेंट? बेटा डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट। बाबू अगर आपने कोई सामान खरीदा है डेफर्ड पेमेंट में, कहता तभी आप कंज्यूमर हो। ये डेफर्ड पेमेंट क्या है, थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ। बाबू एक एक्टिवा खरीदने गए आप, और बेटा आपने शोरूम में जाकर पूछा कितने रुपए की एक्टिवा? उन्होंने कहा जी कैश परचेज प्राइस ₹1,00,000, नगद खरीदोगे 1,00,000 रुपए की। आपने कहा जी नगद नहीं खरीदनी, फाइनेंस करानी है, ठीक है जी। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप डाउन पेमेंट कर दो आप 20,000 रुपए, ठीक है, और 2,500 रुपए की 40 किस्तें। आपने कहा जी ऐसे तो मुझे महंगी पड़ जाएगी, 1,20,000 रुपए की पड़ जाएगी एक्टिवा। तो उसने कहा सर फाइनेंस में चीज महंगी पड़ती है, जो पैसे आज आपको देने हैं आप उसको 40 महीने तक डेफर कर रहे हो, लगभग 3.25 साल, 3.25 साल जो पैसे आपको आज देने हैं, 3.25 साल में भी तो दे रहे हो, तो उतने 20,000 का ब्याज है 3.25 साल की, और क्या है बाबू, इसे ही बोलते हैं स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर नहीं कर रखी आपने पेमेंट, देनी थी आज, डेफरमेंट ही तो कर रखा है। समझ में आ रही बात? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप एक्टिवा ऐसे खरीद कर लाए हो, बताओ जनरल सेंस क्या कहती है? कंज्यूमर नहीं हो, पहले दिन से एक्टिवा चला रहे हो, कंज्यूमर नहीं हुए एक्टिवा के, तो कंज्यूमर तो हुए ही। पेमेंट कैसे कर रहे हो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बस पेमेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन शुड बी देयर, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी चीज ले लोगे, कंज्यूमर नहीं बनोगे बेटा, बस इस चीज का ध्यान रखना। समझ आ रही है बात? तो बाबू कंज्यूमर कौन है? एनी पर्सन who buy goods for consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any scheme of deferred payment। समझ आई बात अभी तक सारी जितनी बोली? बैठो सारी। बाबू उसके बाद बोला जाता है इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स when such use is made with the approval of the buyer। आराम से सुनना, एक एक वर्ड काम का है। कहता है इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर। बेटा मान लो आकाश भाई एक्टिवा खरीद कर लाए, और मैंने आकाश भाई की मर्जी से इससे पूछ कर एक्टिवा इस्तेमाल कर ली इसकी, क्या मैं कंज्यूमर हूँ? है हूँ इस डेफिनेशन के हिसाब से। वो कहता है इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर। इसमें बेटा वो सब यूजर आ जाएंगे बेटा गुड्स के, प्रोवाइडेड कि वो यूज बायर के अप्रूवल से हुआ। और बेटा आप खुद समझो, अगर ये एक्टिवा चला रहे थे, ये कंज्यूमर थे, अगर इनकी परमिशन लेकर मैंने चला ली, तो क्या मैं कंज्यूमर नहीं हूँ? बिल्कुल कंज्यूमर हूँ, ठीक है ना। प्रोवाइडेड किसकी परमिशन हो। समझ में आ रही है बात? अच्छा मैं आपको बताता हूँ इसका इम्पैक्ट क्या है, अभी आपने ढंग से नहीं सोचा होगा। मान लो बेटा कोई चोर किसी इंसान की एक्टिवा चोरी करके ले जाए, अगर ये ना लिखा हो, अगर ये बात ना लिखी हो, तो बेटा वो कंज्यूम तो कर ही रहा है, कंज्यूम तो कर ही रहा है उस एक्टिवा को। और बेटा मान लो वो शॉर्टकमिंग फेस करे एक्टिवा चलाते टाइम, ठीक है, और कोर्ट पहुंच जाए, पता नहीं जी होंडा कंपनी ने कैसी एक्टिवा बनाई, मैं मुकदमा करना चाहता हूँ शॉर्टकमिंग उसमें। एक तो खुद चोर, और वो कंप्लेन भी कर पा रहा है। अगर ये लाइन ना लिखी हो ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ,
जनरल साइंस के हिसाब से वो कंज्यूमर है, 100% कंज्यूमर है भाई, वो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, ही इज अ कंज्यूमर। और मतलब एक चोर मुकदमा कर पा रहा है कंपनी के खिलाफ जिसकी खुद की चीज भी नहीं है। आप सोचो कितनी हंसी की बात है। इस वजह से लाइन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें वही यूजर आएंगे गुड्स के बेटा जिसने बायर की अप्रूवल से गुड्स को इस्तेमाल किया है। समझ में आ रहा है लॉ कितना सिस्टमैटिक बना है। मतलब हम लॉ में कमियां निकालते हैं, भाई साहब कमी के लायक नहीं होता लॉ मेकर साहब, जीनियस। बिल्कुल क्लियर है ना अभी तक यहां तक की बात। इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर। आखिरी लाइन काम की, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु बाय गुड्स फॉर रीसेल और एनी अदर कॉमर्शियल पर्पस। बेटा देखो, अगर डेफिनेशन लास्ट लाइन ना लिखी हो डेफिनेशन की, सुनना, मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को, ठीक है जी। बात मैं सिर्फ इसकी कर रहा हूं, लेकिन यकीन मानना अगर ये सिर्फ आखिरी के सिर्फ चंद शब्द ना लिखे हो तो बेटा ये भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। क्योंकि डेफिनेशन है क्या, एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसीडरेशन, इसने गुड्स खरीदा फॉर कंसीडरेशन, व्हिच हैज बीन पेड और प्रॉमिस और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस और अंडर एनी स्कीम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। अगर मैं अभी तक के हिसाब से देखूं तो बेटा ये सारे के सारे कंज्यूमर बन जाएंगे। लेकिन बेटा आखिरी लाइन सबको बाहर कर देती है, कहता है बट डस नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु बाय गुड्स फॉर रीसेल और एनी अदर कॉमर्शियल पर्पस। बेटा उनको बाहर निकाल दो जिन्होंने गुड्स रीसेल के लिए खरीदा। भाई ये रीसेल के लिए मैन्युफैक्चरर गुड्स खरीदता है या बनाता है, ये भी रीसेल के लिए करता है, ये भी रीसेल के लिए करता है, इनको बाहर कर दो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आराम से सुनना, मुझे बताना केस स्टडी है, जितनी मैंने केस स्टडी बोली है सब है आपकी बुक में, इसलिए बात को आराम से सुन लेना। बाबू मैंने अभी 2 दिन पहले भी ये सेम एग्जांपल दिया था, बस मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ। बेटा आपकी तबीयत खराब है, टेम्परेचर है आपको, आपने एक पैरासिटामोल खरीदी किसी मेडिकल स्टोर से, ठीक है जी। और वो मेडिसिन स्पूरियस थी, आपने मेडिसिन कंज्यूम करी, ठीक नहीं होना, क्या ही होना था बेटा, आप उल्टा हॉस्पिटलाइज हो गए, 10-15 दिन हॉस्पिटल लगे आपके वापसी है। आप बेटा उस मेडिकल स्टोर के पास गए, आपने पूछा जी मैंने जो मेडिसिन खरीदी थी कौन सा ब्रांड है, कौन सा मैन्युफैक्चरर बनाता है, मैं केस करना चाहता हूँ। बेटा उस मेडिकल स्टोर ने आपको समझाया सर आप टेंशन मत लो, आपके साथ इतना अनहोनी होगी, हमें पता होता तो हम बताते पहले ही, एक काम करो आप चुपचाप से घर जाओ, हम खुद मुकदमा कर देंगे। और आप ये बात सुनकर तसल्ली लेकर घर आते, क्या वो मेडिकल स्टोर वाला केस कर सकता है? केस कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में कर सकता है? नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि बेटा उसने गुड्स बाय करा है फॉर रीसेल, और जिसने भी रीसेल के लिए गुड्स खरीदा है बाहर निकाल दो, डेफिनेशन कहती है उसको। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझ आई बात? पक्का से? डेफिनेशन डन गुड्स वाली। अब सर्विसेज वाली पढ़वा दूंगा, 1 सेकंड में पढ़वा रहा हूँ, मेरी तरफ देखना। जब मैं लॉ कर रहा था ना, LLB, तो मेरे सेकंड सेमेस्टर में आया ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है जी। और मेरे को पढ़ाते हुए उस टाइम 6-7 साल हो चुके थे, यही पढ़ा था मैं, राजा बेटे गलत फंस गया तो मुझे। मतलब ये डेफिनेशन सेम जो 12th क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो ये सेम आई थी मेरे को LLB सेकंड सेमेस्टर में। कभी कभी ऐसा भी होता है जिंदगी में, देख लो कहाँ तक अहमियत है। लॉ, सारे लॉ पढ़ोगे ना, एक लॉ ये भी तो पढ़ोगे कभी जाकर। बाबू अब सर्विसेज वाली बात पढ़कर बताना क्या समझ आ गई क्या, फटाफट से करना, जल्दी करना। बेटा सर्विसेज में बस हायर और अवेल ये वर्ड ऐड हो गए होंगे, उसमें हम बेटा परचेस परचेस कर रहे थे, वो हायर और अवेल वर्ड यूज कर रहे थे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना जी, बाकी सब कुछ सेम लिखा हुआ है बात, ठीक है। नई डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है, जब पढ़ेंगे पता लग जाएगा, ठीक है। बाबू अब हम पढ़ते हैं 3 लेवल पर हमारी कंज्यूमर कोर्ट्स, यानी कि 3 tier मशीनरी, एक ही कराऊंगा ज्यादा नहीं कर। 25
मैंने कम से कम 48 पे तो शुरू ही किया है यार। मुझे लगता था मेरी मैथ्स कमजोर है, कमजोर तेरी मेरे से भी ज्यादा है। हाँ। अरे यार 5 7 10 मिनट और इधर उधर पढ़ लो, मैं जाऊंगा अगर घर थोड़ी जाऊंगा वो। चलो जी। नहीं वो नहीं होने का टाइम, घबरा। अगर तुझे लगता है वो हो जाएगा, वो नहीं होएगा बाबू। 3 लेवल पर कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, उनकी चर्चा शुरू करते हैं बेटा। 3 टियर मशीनरी बोल रहा था मैं इसको। हर डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट होगी, इवन स्टेट लेवल पर कंज्यूमर कोर्ट होगी, और बेटा नेशनल लेवल पर कंज्यूमर कोर्ट होगी, है ना जी। बेटा इनके ना बहुत सारे सारे नाम है, प्लीज सामने देखना, पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन समझ लो, वो बहुत जरूरी है बेटा। आपकी मजाक में टॉपिक ना निकल जाए बस, मैं ये इस चीज से घबराता हूँ, इधर देखना चाहिए बेटा। कुछ लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कुछ लोग बोलते हैं बेटा डिस्ट्रिक्ट फॉरम, कुछ लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉरम। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। सेम वर्ड कमीशन भी लगाया जाता है कई बार, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। यानी कि हर लेवल कोर्ट के 6 6 नाम है, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बात सिर्फ काम की है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल लो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोल लो, डिस्ट्रिक्ट फॉरम बोल लो, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉरम। सेम बात स्टेट के लिए 6 नाम है, स्टेट कोर्ट, स्टेट कमीशन, स्टेट फॉरम। ऐसे ही नेशनल कोर्ट, नेशनल कमीशन, नेशनल फॉरम और ब्ला 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 ब्ला। ठीक है जी। बाबू काम की बात शुरू करते हैं कि कैसे हम मतलब कोर्ट मैटर को हैंडल करती है। बाबू एक कोर्ट ढंग से समझ लेना, दूसरी और तीसरी में मेहनत आधी से भी कम हो जाएगी। ठीक है जी। लगभग सब कुछ ही खत्म हो जाएगा समझ लें। ठीक है जी, एक कोर्ट पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। तो बाबू सबसे पहली बात लिखी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर, वन ऑफ whom शुड बी अ वुमेन। देखा आपने एक बार, पीछे भी देखते भी रहो भाई, मैं गलत भी बोल सकता हूँ। ठीक है जी, और मैं फंसा दूंगा, मैं पक्का बता रहा हूँ आपको। अगर ढंग से नहीं देखोगे मैं पक्का फंसाऊंगा। बाबू कहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन होता है, एक प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर, वन ऑफ होम शुड बी अ वुमेन। सामने देखना बाबू, एक प्रेसिडेंट, यहाँ प्रेसिडेंट का मतलब कुछ और नहीं, एक जज होता है, और कहता है 2 अदर मेंबर, जिसमें से एक वुमेन का होना जरूरी है ना। दोनों वुमेन हो सकती हैं, हो सकती हैं। वन ऑफ होम शुड बी अ वुमेन, एक वुमेन का होना जरूरी है, दूसरी भी हो सकती है। ये वुमेन का होना जरूरी क्यों है? वो इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ यही कहते हैं कि अगर कभी किसी वुमेन ने क्राइम करा और उनको कोर्ट में प्रेजेंट करना हुआ, तो मेल उसको टच नहीं कर सकता। इसलिए बेटा एक वुमेन का होना जरूरी है, दोनों भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो बाबू एक प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर, वन ऑफ होम शुड बी अ वुमेन। कम से कम एक वुमेन, दोनों हो सकती है। जज भी वुमेन हो, ऐसा भी हो सकता है, तीनों ही वुमेन हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी। मैंने कहा जाएगा, यहाँ पहले पढ़ लेगा तभी पहुंचेगा वहां। खैर अब कहाँ जाएगा, पढ़ ले यहाँ तभी वहां पहुंचेगा प्रेसिडेंट की कुर्सी पे। बेटा कहता है दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। प्लीज यार ढंग से पढ़ लो इसको, एक खराब हो गया, तीनों खराब हो गए, कुछ नहीं समझ में आएगा क्योंकि कट कॉपी पेस्ट लिखी हुई है बाकी जगह पे बात। वो कहते थे ऑल आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। बेटा इन तीनों को अपॉइंट कौन करता है? कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर कंज्यूमर कोर्ट सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो बेटा एक जज और 2 अदर मेंबर, इनको अपॉइंट किसने किया होगा? यूपी गवर्नमेंट। अगर बेटा ये अहमदाबाद में है, तो बेटा गुजरात गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होगा। अगर ये कोलकाता में है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होगा। कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। समझ में आती है बात? पक्का से?
बाबू उसके बाद कहते हैं द कंप्लेन कैन बी मेड टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद द कंपनसेशन क्लेम्ड डज नॉट एक्सीड्स 20 लाख। वो मुझे नहीं पता आप इन चीजों को कितना बढ़िया से पढ़ते हो, पर बात बड़ी सिंपल सी है। कई चीजों में ना मतलब मेरे को भी गुस्सा आता है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे कि ना बेटा रटी रटाई चीजों पे केस स्टडी आती है। अब मुझे नहीं पता आपने ढंग से पढ़ा कि नहीं पढ़ा इस फिगर को, प्लीज मेरी तरफ देखना सामने, प्लीज मेरी तरफ देखो बस। आप देख के तो सही कितना बड़ा। अच्छा एग्जैक्ट 20 लाख रुपए का आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, केस कहाँ होगा, डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में? देख लो, पता नहीं तुम्हें। ये वीडियो देख के आई मेरी। हाँ जी 100% है। मेरी खाली नहीं हो, पढ़ने के लिए तो खाली ही होते हैं आदमी। और भी कोई जिम्मेदारी तेरे ऊपर? मम्मी पापा क्या करे, झाड़ू पोछा मैं बर्तन, ये नाइस जॉब, वेरी नाइस जॉब। हाँ जी बेटा इधर देखना, कहते हैं द कंप्लेन, सुनना, द कंप्लेन कैन बी मेड टू द एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट कमीशन when the value of goods and services along with the compensation claim does not exceeds 20 lakh। तभी तक केस हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में when the value of goods and services along with the compensation claim does not exceeds 20 lakh। 20 लाख से ज्यादा नहीं, मतलब 20 लाख तक, 20 लाख तक मुकदमा यहां हो सकता है। तो चुप हो जाओ। हाँ जी, अंग्रेजी के तुम्हारे ई भी नहीं पता, इंग्लिश का क्या बताऊं मैं तुम्हारे को, पढ़ते क्या हो तुम? तुम्हें लगता है लॉ वैसे ही पढ़ लो जैसे डायरेक्टिंग प्लानिंग पढ़ लिया? भाई वहां एक वर्ड इधर उधर हो सकता है, यहाँ होगा नहीं। यहाँ एग्जैक्टली केस स्टडी आएगी, 20 लाख रुपए की अमाउंट लिखी होगी, और आपके जैसे 50% बच्चे कंफ्यूज हो गए, कोई स्टेट लिख रहा होगा कोई डिस्ट्रिक्ट लिख रहा होगा, पता किसी को नहीं होगा आखिरी में आंसर किसका सही है। यही तो लॉजिक खासियत है, एक एक वर्ड अहमियत रखता है। बाबू बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, कंप्लेन कैन बी मेड टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज along with the compensation claim does not exceed 20 lakh। 20 लाख से ज्यादा ना हो। भाई 20 लाख से ज्यादा ना हो मतलब 20 लाख तक तो हो सकता है ना मुकदमा यहाँ। समझ में आई बात? ठीक है। अब बाबू कोर्ट का ना एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, चार लाइन का, मैं चारों लाइनें बोलूंगा टकाटक से, आराम से समझ लो। इधर देखना, मान लो बेटा कोई कंज्यूमर है, मैं कोर्ट, कंज्यूमर है जी, फला फला मैन्युफैक्चरर ने मेरे साथ धोखा किया है, आप एक काम करो, मैं मुकदमा करना चाहता हूँ। बेटा आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, उसको कैसे पता लगेगा मेरे खिलाफ मुकदमा हो गया? कोर्ट भेजेगी नोटिस। ठीक है जी, कैसे सुनना, कहता है, बस यही बात मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, ऑन रिसीविंग द कंप्लेन द कोर्ट शैल रेफर टू द पार्टी अगेंस्ट होम द कंप्लेन इज फाइल्ड। बाबू नोटिस पता है क्या भेजा जाता है, क्या लिखकर भेजा जाता है? फला फला आदमी ने आपके खिलाफ मुकदमा किया है, नेक्स्ट हियरिंग की डेट ये है, आप प्रेजेंट रहना अपने लॉयर के साथ, ये जाता है नोटिस। ठीक है जी। तो ऑन रिसीविंग द कंप्लेन द कोर्ट शैल रेफर टू द पार्टी अगेंस्ट होम द कंप्लेन इज फाइल्ड। ठीक है जी। इफ रिक्वायर्ड द गुड्स और सैंपल देयरऑफ शैल बी सेंट फॉर टेस्टिंग इन अ लेबोरेटरी। बाबू मान लो वो सामने वाला जो था कंज्यूमर, बाबू उसके साथ धोखाधड़ी क्या हुई थी, एक पर्टिकुलर ब्रांड की वो क्रीम यूज कर रहा था, और बेटा वो स्पूरियस खराब थी, उसने जब बेटा फेस पे क्रीम लगाई तो फेस जल गया काफी जगह से। ठीक है जी, और बर्न मार्क आ गए उसके ऊपर। बाबू उसने कंप्लेन करने को कह दिया कि मैं केस करना चाहता हूं, भाई जज है भगवान थोड़ी है। उसने कहा हियरिंग की डेट दी है मैंने 15 दिन बाद की, अब 15 दिन तक क्या करे, कुछ भी नहीं है ना काम करने को। 15 दिन के बाद हियरिंग में भी तो टेस्ट कराना ही पड़ेगा, उस प्रोडक्ट में ही शॉर्ट कमिंग है या आप झूठ बोल रहे हो। कंज्यूमर झूठ भी तो बोल सकता है। तो बेटा कोर्ट ने उसको तो नोटिस दे दिया, इन द मीन टाइम प्रोडक्ट भी बेटा लेबोरेटरी में टेस्ट कराया जा सकता है। मैंने यही बोला, इधर देखना, on receiving the complaint the court shall refer to the party against whom the complaint is filed if required the goods or sample thereof shall be sent for testing in a laboratory। ठीक है जी, 15 दिन बीत गए,
अब कोर्ट जजमेंट देगी, हमेशा ध्यान रख लेना, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बेटा सामने वाले को भी बोलने का मौका दिया जाता है। कोर्ट एक तरफा फैसला नहीं लेती कि उसे बुलाया भी नहीं, मैन्युफैक्चरर को पूछा भी नहीं, सीधा का सीधा जजमेंट दे दी। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जिसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है उसको बोलने का एक मौका तो जरूर देना ही देना, क्या पता वो फॉल्ट पे हो ही ना। तो बाबू, द कोर्ट शैल गिव जजमेंट after considering the test report from the laboratory and hearing to the party against whom the complaint is filed। कोर्ट जजमेंट देगी, टेस्ट रिपोर्ट भी कंसीडर कर लो और बेटा उस पार्टी की भी बात सुन लो। 4 लाइन का प्रोसीजर है, हर कोर्ट ऐसे ही फॉलो करती है, इवन सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, दुनिया की कोई कोर्ट हो, ये चारों बातें बिल्कुल एज इट इज चलती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, याद हो जाएंगी लाइन्स, बहुत आसान है। On receiving the complaint, the court shall refer to the party against whom the complaint is filed. If required, the sample thereof shall be sent for testing in a laboratory. The court shall give judgment after considering a test report from the laboratory and hearing to the party against whom the complaint is filed. ठीक है जी, सिंपल बात। बाबू लास्ट लाइन बचती है और डिस्ट्रिक्ट कमीशन खत्म हो जाएगी। बेटा अगर कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो बेटा वो स्टेट कमीशन में केस कर सकती है विद इन 30 days ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर। ठीक है जी, पढ़ना जरा लास्ट लाइन क्या कहती है। इन केस ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, इन यहीं से स्टार्ट है, यही वर्ड है ना बाबू। इन केस ऑफ एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ही कैन अपील बिफोर द स्टेट कमीशन विद इन 30 days ऑफ पासिंग द ऑर्डर। इधर देखना बेटा बाबू, मैंने एक वर्ड की चर्चा कर रहा हूं आपसे और इन डिटेल करना चाह रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीव्ड पार्टी? एग्रीव्ड पार्टी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीव्ड पार्टी? बाबू ज्यादातर ट्यूशन में यही बताया जाता है, ज्यादातर क्या, मेरे को तो आज तक दूसरा आदमी नहीं सुना, क्योंकि बेटा देखो सबने लॉ नहीं पढ़ा होता, सबने लॉ नहीं पढ़ा। वहां पर हमें तो बेटा एक एक वर्ड की इंटरप्रिटेशन सिखाई जाती है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको एक एक वर्ड का इंटरप्रेट करूँ, मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंज्यूमर की डेफिनेशन मैंने शुरू करी, एक एक वर्ड का मतलब बताया, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ एक एक वर्ड का मतलब दे सकूँ आपको। बेटा ज्यादातर लोग बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी मतलब जो केस हार गया वो एग्रीव्ड पार्टी है। सर मैं आपको सीधी सी बात बोलूं, बिल्कुल गलत बात। बेटा केस जीता हुआ आदमी भी एग्रीव्ड हो सकता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कंज्यूमर हुआ, मैन्युफैक्चरर के खिलाफ आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किया, बेटा आप केस जीत गए, आपने कहा था कोर्ट को कि मुझे कंपनसेशन चाहिए 15 लाख रुपए, मेरा नुकसान 500 रुपए का हुआ पर मुझे 15 लाख रुपए कंपनसेशन चाहिए, मांगी थी आपने। बेटा कोर्ट ने आपके फेवर में जजमेंट दिया, आपको ठीक बताया, मैन्युफैक्चरर को गलत बताया, पर आपको कंपनसेशन दिलवाई 10 लाख रुपए। आपने कहा ना जी मैं तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। एग्रीव्ड पार्टी हर वो पार्टी है जो सेटिस्फाई नहीं हुई डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जजमेंट से, आप स्टेट कमीशन पहुंच गए, केस हारे थे आप, एग्रीव्ड नहीं हो, दिख रहा है एग्रीव्ड हो, केस जीतने के बाद भी एग्रीव्ड हो। समझ आई बात? क्लियर हो गई बात? एग्रीव्ड पार्टी कौन होती है? हर वो पार्टी जो जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुई, केस जीता हुआ भी हो सकता है, हारा हुआ भी हो सकता है। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।